गाइस, वेलकम टू व्यास आईएएस। कैसे हो आप सब लोग। हडलम्बस की रिवीजन सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को जो अब तक हमने डिस्कस की। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी तरीके का कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करिए, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कोई पैसा चार्ज नहीं होगा आपका। कोई भी सिंगल छोटा छोटा डाउट है, सिली डाउट है, बड़ा डाउट है, छोटा डाउट है, सब पूछो, शर्माना नहीं है एकदम, ठीक। मार्क्स ने ऐसे बोला, देखो वेस्टर्न सोसाइटी 4 स्टेज में डेवलप हुई थी। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट सोसाइटी, फिर फ्यूडल, फिर कैपिटलिस्ट। अभी 4 स्टेज के बारे में पढ़ लेते हैं ढंग से। प्रिमिटिव कम्युनिज्म वो स्टेज है सोसाइटी की, वो टाइम है जब सोसाइटी में कोई क्लास नहीं हुआ करती थी। जब सोसाइटी में कोई क्लास नहीं हुआ करती थी, सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी हुआ करती है। आज तो आप देखते हो अमीर गरीब है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्लास हुआ नहीं करती है। तब का टाइम है जब केवल इंसान को हंटिंग और गैदरिंग करनी आती थी, शिकार करना आता था। ओके। प्रिमिटिव कम्युनिज्म वॉज ए क्लासलेस सोसाइटी। सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन था। सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब सोसाइटी एज अ कम्युनिटी प्रोड्यूस करती थी। कोई किसी प्रोडक्शन को ऑन करने वाला नहीं था। कोई कैपिटलिस्टिक या कोई ऐसा बंदा नहीं था जो पूरे प्रोडक्शन को ऑन करता हो, उसके अंडर कोई काम कर रहा हो। सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन था। जमीन जायदाद सब कम्युनिटी के द्वारा ऑन थी। प्राइवेट लैंड नहीं था कि किसी की इतनी ज़मीन है, मेरी इतनी बीघा ज़मीन है, मेरी इतनी एकड़ ज़मीन है, ऐसा कुछ नहीं था। सब बराबर, सब एक कद के। फिर एंशिएंट सोसाइटी आई। अब धीरे 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 इंसान में लालच बढ़ने लगा। इस सोसाइटी में क्रिएट हुए मास्टर्स एंड स्लेव्स। मास्टर्स एंड स्लेव्स, इस सोसाइटी में मास्टर्स बनने लग गए। जैसे ट्राइबल लीडर्स जिनको हम कहते हैं ना, ये मास्टर्स बने कैसे एकदम से। धीरे धीरे इनको समझ में आने लगा कि ज़मीन ज़्यादा ज़रूरी है, तो खेती इन्होंने करनी शुरू की। अब जिसके पास जितना एग्रीकल्चर, जो जितनी खेती कर रहा वो उतना प्रोडक्शन कर पा रहा, जो जितना प्रोडक्शन कर पा रहा वो उतना कमा पा रहा, और वो उतने ही लेबर एम्प्लॉय कर पा रहा। तो जो लैंड जिसके पास ज़्यादा है वो तो हो गया मास्टर, और उसके अंडर काम करने वाले हो गए स्लेव्स, ठीक है। तो ऐसे करते करते सरप्लस बनती गई, वेल्थ बनती गई, और डिवीज़न ऑफ लेबर क्रिएट होता गया। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब अब सोसाइटी में पहले तो सब केवल शिकार करते थे, हर एक बंदा शिकार करता था। ना तो कोई इंजीनियर था, ना ही कोई डॉक्टर था, ना ही कोई आईएएस ऑफिसर था। एंशिएंट सोसाइटी में धीरे धीरे लेबर क्रिएट होने लग गए कि ये बंदा तो खेती करता है, ये बंदा जो है साफ़ सफाई करता है, ये बंदा खाना बनाता है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर क्रिएट होने लग गया। लेबर में डिवीज़न क्रिएट होना शुरू कर दिया, और लोग स्पेशलाइज्ड होना शुरू कर दिए काम में। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बन गया कि ये तो मेरी इतनी ज़मीन है, ये मेरी इतनी बीघा ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन, ये तेरी ज़मीन। धीरे धीरे सोसाइटी में क्लासेस डेवलप होती शुरू हो गई। एंशिएंट सोसाइटी के बाद आई फ्यूडल सोसाइटी। प्रिमिटिव से एंशिएंट, एंशिएंट के बाद फ्यूडल, ठीक है। फ्यूडल में नोबल क्लास आई, नोबिलिटी एंड सर्व्स, ठीक है जी। ये फ्यूडल सोसाइटी तब का टाइम है जब मिडिवल इंडिया होता, जब मिडिवल टाइम्स होते थे ना, राजा महाराजा। अभी तो मास्टर्स और स्लेव्स थे, अब आने लग गए राजा महाराजा, जिनके पास ज़मीनें हैं और जिनके पास ज़मीनें नहीं है। तो फ्यूडल टाइम्स ये था, और आज का कैपिटलिस्टिक टाइम्स ये है। इसके बाद आया कैपिटलिस्टिक। कैपिटलिस्टिक में कैपिटलिस्टिक क्लास है, और उसके अंडर काम करने वाली वर्किंग क्लास है। तो मार्क्स के हिसाब से कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में हम जी रहे हैं, और इन 4 सोसाइटी, जो 4 स्टेजेस में हम सोसाइटी डेवलप हुई है, ठीक है। मार्क्स के हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लेबर क्लास है, माइनॉरिटी जो है वो रूलिंग क्लास है। बहुत कम लोग ही रूल कर पा रहे हैं, बहुत कम लोग ही हैं जो अमीर हैं, बहुत कम लोग ही हैं जो रूलिंग क्लास में हैं, ठीक है। मार्क्स का एक व्यू पॉइंट बड़ा अच्छा जो मुझे भी लगता है वो है डिपेंडेंसी एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब आज मैं आपको ढंग से समझाऊँ ना, आज के रिलेशनशिप्स कैसे हैं मॉडर्न एज के। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है, दोनों एक दूसरे से प्यार भी चाहते हैं, मिलता भी है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी है।
अलग भी नहीं रह सकते, साथ भी नहीं रह सकते। वो डिपेंडेंसी एंड कॉन्फ्लिक्ट का जो रिलेशनशिप है मार्क्स के हिसाब से यही कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रिलेशनशिप है वर्कर और ओनर के बीच में। वर्कर को काम करना भी है, ओनर के साथ रहना भी है, वो उस पर डिपेंडेंट भी है लेकिन उसके साथ खुश भी नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। डिपेंडेंट है बर्जूजी एंड प्रोलेटेरियाट, ये दो टर्म है जो मार्क्स यूज़ करता था। बर्जूजी का मतलब है जो रूलिंग क्लास है, जो ऑनर क्लास है, और प्रोलेटेरियाट का जो मतलब है वो है लेबर। ठीक है, तो लेबर क्लास ऑनर क्लास एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लेबर अपने लेबर पावर को बेचता था, लेबर पावर को बेचता था मतलब उसके लिए काम करता था। ये मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी थोड़ी इस तरीके से बनाई गई है, तो आप लोग इतना कंफ्यूज मत होना कि लेबर पावर सेल कर रहा है, इसके बदले में ये क्यों नहीं बोल देता कि काम कर रहा है। सिंपल सा, क्यों भोले वाले बच्चों को कंफ्यूज करना चाहता है मार्क्स? भाई लैंग्वेज उस टाइम की ऐसी थी, मार्क्स थोड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप का आदमी था, अपने ही ख्यालों में अपनी भाषा में लिखता था। तो उसके कहने का मतलब है कि वो लेबर पावर जो है बेचते थे वर्कर, यानी अपनी लेबर पावर, अपनी स्किल बेचते थे ना। कहने का मतलब है काम करते थे। तो जब वो काम करते थे उसके लिए तुमको वेजेस भी मिलती थी, तो उसके लिए डिपेंडेंट भी थे। लेकिन वो वेजेस इतनी कम थी कि वो सफिशिएंट नहीं होती थी, और रूलिंग क्लास जो था, जो बर्जूसी थी, जो उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन कर रहा था, जो फैक्ट्री का मालिक है, सारी पावर तो उसी के हाथ में है, सरप्लस तो उसके हाथ में चला जा रहा। तो कैपिटलिस्टिक वो कैसे डिपेंडेंट था वर्कर पे? भाई उसको भी तो लेबर चाहिए ना काम करने के लिए, खुद तो काम करेगा नहीं, करेंगे वर्कर, तो वर्कर चाहिए। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, दोनों की रिलेशनशिप इक्वल नहीं है। किसकी? कैपिटलिस्टिक की और वर्कर्स की, ऑनर की और वर्कर की, बर्जूसी की और प्रोलेटेरियाट की इक्वल रिलेशनशिप नहीं है। इक्वल माने दोनों बराबर नहीं चलते एक दूसरे के, सिमेट्रिकल नहीं है। एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड की रिलेशनशिप, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड की रिलेशनशिप है। कोई ऑप्रेस कर रहा है तो कोई ऑप्रेस्ड हो रहा है। ठीक है। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का ओवरऑल मतलब क्या निकला अब तक में? फिर कैपिटलिज्म का मतलब है पैसे लगाओ, प्रॉफिट कमाओ, उस प्रॉफिट से और पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, मासेस को एक्सप्लॉइट करो। ठीक है। और ये कैपिटलिज्म करने वाली कौन है? माइनॉरिटी क्लास है, रिच क्लास है। कहते हैं ना इंडिया में केवल 1% लोग हैं जो अराउंड 60-70% वेल्थ ऑन करते हैं। ये 1% लोग ही कैपिटलिस्टिक है मार्क्स के हिसाब से। ये कुछ ही लोग हैं जो राज कर पा रहे हैं, ये कुछ ही लोग हैं जो कि मासेस का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ठीक है। ये जो लेबर है ना, जो लेबर क्लास है, उसी से तो वेल्थ आ रही है, वही तो सरप्लस बना के, वेल्थ बना के ऑनर को दे रहे हैं, और वही तो एक ऑनर है जो इनका एक्सप्लॉइटेशन करता जा रहा है। तो जो डिपेंडेंसी एंड कॉन्फ्लिक्ट का रिलेशनशिप है मार्क्स के हिसाब से, ये कैपिटलिस्टिक क्लास का एक फीचर है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का एक फीचर है। ठीक है। दूसरी थ्योरी मार्क्स की, मतलब इसी से रिलेटेड है, वो है सुपर स्ट्रक्चर की। पावर आती कहाँ से है रूलिंग क्लास के पास? रूलिंग क्लास के पास इतनी पावर आ कहाँ से जाती है कि वो सरप्लस इकट्ठा करने लग जाते हैं और लेबर कुछ बोल भी नहीं पाता है। वो पावर आती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑन करने से। भाई लेबर खुद तो ज़मीन नहीं ला सकता, पैसा नहीं ला सकता, मशीन नहीं ला सकता, वो तो कौन ही लाएगा? वो तो कैपिटलिस्ट ही लाएगा, वो तो मालिक ही लेके आएगा, फैक्ट्री का ऑनर लेके आएगा। ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा सोसाइटी का जो सुपर स्ट्रक्चर होता है। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? जो भी सोसाइटी में वैल्यूज़, बिलीफ्स, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, वो जो सुपर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, वो शेप किया जाता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। मार्क्स के हिसाब से दो चीज़ें हैं, कन्फ्यूज मत होना, थोड़ी टर्मिनोलॉजी उसकी ऐसी है, बट बड़ा मज़ा आएगा आपको सुनने में। एक बार समझ गए ना, फ़ैन हो जाओगे बस फिर मार्क्स के, मेरे नहीं। ठीक है। एक तो सुपर स्ट्रक्चर है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सुपर और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के रिलेशनशिप क्या है? देखो, सुपर स्ट्रक्चर होता है किसी भी देश में वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ का लीगल सिस्टम, वैल्यूज़। मार्क्स के हिसाब से जो सुपर स्ट्रक्चर है किसी भी सोसाइटी का, वो इन्फ्लुएंस होता है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड, रेल, बिल्डिंग वगैरह। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो कोई भी देश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जैसा होता है उस हिसाब से उसका सुपर स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है। और सुपर स्ट्रक्चर माने
पॉलिटिकल सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, रिलेशनशिप्स, जो भी सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करता है वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है। इसलिए रूलिंग क्लास जो है डोमिनेट कर पाती है, क्योंकि रूलिंग क्लास के हाथ में ही सारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो रूलिंग क्लास, फैमिली, कोर्ट, पुलिस, लीगल सिस्टम, सब जो है रूलिंग क्लास डोमिनेट करती है। ठीक है। डोमिनेंट क्लास की पोजीशन इज सपोर्टेड बाय बिलीफ्स एंड वैल्यूज़। डोमिनेंट क्लास जो है, ऑनर, देखो मैं डोमिनेंट बोलूँ, ऑनर बोलूँ, बर्जूसी बोलूँ, रूलिंग क्लास बोलूँ, समझ जाना एक की बात हो रही है कि जो डोमिनेंट क्लास है, जो वर्कर, जो रिच क्लास है, जो ऑनर क्लास है, उनको सपोर्ट कर रही है सोसाइटी की बिलीफ्स एंड वैल्यूज़। वो जस्टिफाई कर रही है कि हाँ इनका होना इस पोजीशन पे सही है। आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, उनको वोट किसने दिया? आपने ही। मैं अच्छा या बुरा होने की बात नहीं कर रहा। कल को कोई और प्रधानमंत्री आया या मोदी जी रहे तो भी कौन, किसका डिसीजन है? आप लोगों का। अंबानी, अडानी, जितने लोग पैसे कमा रहे हैं अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, कुछ बिलीव्स एंड वैल्यूज़ है। मार्क्स के हिसाब से कैपिटलिस्टिक क्लास जो है उन्होंने सिस्टम ऐसा क्रिएट कर रखा है, उन्होंने ऐसे बिलीव्स एंड वैल्यूज़ क्रिएट कर रखे हैं जिससे लोगों को लगता है कि हाँ ये लोग सही हैं राज करने के लिए। रूलिंग क्लास का डोमिनेशन ठीक है, लेजिटिमेट है। रूलिंग क्लास का डोमिनेशन लेजिटिमेट है और जस्टिफिएबल है। ठीक है, जस्टिफाई कर रहा है उस चीज़ को, ये मार्क्स कहना चाहता है। तो मार्क्स की दियो थोड़ी समझ में आ गई। एक तो स्टेज, कौन कौन सी स्टेज से वेस्टर्न सोसाइटी गुजरी है। दूसरी हो गई डिपेंडेंसी एंड कॉन्फ्लिक्ट की, कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है क्लासेस लेकिन लड़ती भी हैं। और पावर एंड सुपर स्ट्रक्चर की, समझ में आ गया। अब है क्लास एंड सोशल चेंज। क्लास एंड सोशल चेंज क्या होता है? मार्क्स के हिसाब से सोशल चेंज होना है, स्ट्रक्चर में चेंज होना है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल होएगा, लंबे समय तक नहीं चलेगा। एक दिन तो ऐसा आएगा कि इन वर्कर्स को होश आएगा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो सोशल चेंज आएगा, क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल माने जो रिच, जो बर्जूसी है, जो प्रोलेटेरियाट है, रूलिंग क्लास और रूल्ड क्लास है, उनके बीच में स्ट्रगल चालू हो जाएगा। वो स्ट्रगल चालू हुआ है तब भी तो सोसाइटी में स्टेजेस आगे बढ़ी हैं। जैसे आपने कभी सोचा कि ये इस स्टेज पे गई क्यों और इस स्टेज पे गई क्यों? मार्क्स ये कहता है कि मास्टर और स्लेव्स में एक दिन लड़ाई हो गई। वो लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई जब स्लेव्स को पता चला कि साला ये तो हम पे इतना राज करते हैं। तो सोसाइटी में थोड़े चेंज आए, थोड़ी और चीज़ें बदली, लेकिन फिर से वही सोसाइटी क्रिएट हो गई, फ्यूडल सोसाइटी। उसमें भी राजा महाराजा, फिर लोगों ने राजा महाराजा के खिलाफ बगावत की, दूसरे लोग आए। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था ना, फ्रेंच रिवोल्यूशन आया था ना, आपने पढ़ा होगा। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था, उस रिवोल्यूशन में राजा महाराजा के खिलाफ ही तो बगावत हुई थी। तो वो जब ये बगावत हुई, डेमोक्रेसी आई, तो फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ गई। मार्क्स ये कहता है साला हर बार लड़ाई होती है, हर बार दूसरी सोसाइटी आ जाती है। ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, क्लास स्ट्रगल होता रहता है। दोनों क्लासेस के बीच में स्ट्रगल होता रहता है। मास्टर और स्लेव्स के बीच में स्ट्रगल होता रहता है। फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्व्स के बीच में स्ट्रगल होता रहता है। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो आज है इसमें भी स्ट्रगल होगा। आज फिर से स्ट्रगल होगा, फिर से ऑनर और वर्कर आपस में लड़ेंगे और ये स्टेज भी चेंज होगी। अब आप पूछोगे कि मार्क्स ने नेक्स्ट स्टेज नहीं बताई? बिल्कुल बताई है। मार्क्स के हिसाब से नेक्स्ट स्टेज है सोशलिस्ट स्टेज। फिर इसने कहा कि ये भी चेंज होगी, इसकी जगह आएगी फिर कम्युनिस्ट। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो आज चल रही है उसमें चेंज आएगा। इस सोसाइटी में फिर से लड़ाई लेकिन क्यों होगी? इसका क्या कारण है? कैपिटलिज्म, मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट राज कर रहे हैं। सोसाइटी का स्ट्रक्चर में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। ठीक है, क्लास स्ट्रगल क्रिएट हो चुका है। इसकी वजह से पूरा सोसाइटी में चेंज होगा। स्ट्रगल के बाद ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो स्टेज है, उसको मार्क्स मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलता है, MOP, चेंज हो जाएगा। और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के बाद भी नई सोसाइटी आ जाएगी, सोशलिस्ट सोसाइटी, उसके बाद कम्युनिस्ट आएगी। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी प्यारी है। जैसे एक तो क्लास स्ट्रगल तो समझ में आ गया क्या है। ठीक है, क्लास स्ट्रगल क्या है?
आपस में क्लासेस एक दूसरे से लड़ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास स्ट्रगल समझ में आ गया ना। तो क्लास कॉन्शियसनेस एक बहुत अच्छा टर्म है जिस पे डायरेक्टली यूपीएससी से क्वेश्चन आता है। अब देखो, अगर आप लोग के दिमाग में ये आ रहा हो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो जैसे क्लास स्ट्रगल है तो क्लास स्ट्रगल पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन क्लास स्ट्रगल। या क्लास कॉन्शियसनेस है तो क्लास कॉन्शियसनेस पे आ जाएगा कि व्हाट इज़ क्लास कॉन्शियसनेस। मैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आंसर लिखना आसान होगा। तो 10 मार्क का जो क्लास स्ट्रगल है उसको आप बिल्कुल आराम से 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, जो मैंने समझाया। क्लास कॉन्शियसनेस हम कल पढ़ेंगे, क्लास इन इटसेल्फ क्या होता है वो भी हम कल पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम जो है टर्मिनोलॉजीज़ को क्लियर करते हुए जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।